काफी ढूंढने के बाद भी उन लोगों को लाइब्रेरी में उस जैसी कोई बुक नहीं दिख रही थी जिसका उस तलवार से कोई लेना देना हो। इसके साथ ही वहां पर शैतानी हरकतें और भी ज्यादा बढ़ते जा रही थी। अगर वे दोनों इस तरह से उसी लाइब्रेरी में उलझे रहते तो शायद तलवार को तलाश कर पाने में बहुत ज्यादा वक्त लगने वाला था। सिद्धार्थ ने फैसला किया कि वो लाइब्रेरी की उलझन से बाहर निकलेगा और हवेली के उन सभी कमरों को ठीक तरह से चेक करेगा जो पहले से ही खुले हुए थे। खास तौर पर सिद्धार्थ का फोकस उस तस्वीर पर बना हुआ था क्योंकि उस तस्वीर की तलवार को देखते ही उस कमरे में हलचल भी होने लगी थी। तभी न जाने कहां से दोबारा वो काली किताबों वाला शेल्फ वहां पर एक बार फिर से दिखाई देने लगा। जैसे ही गौरी और सिद्धार्थ शेल्फ के पास पहुंचे, न जाने कहां से उसके ऊपर कुछ खतर पटर की आवाज आई। वे दोनों कुछ समझ पाते इससे पहले ही बिल्ली के रोने की आवाज आने लगी, लेकिन वहां तो आसपास कोई भी बिल्ली नहीं थी। आवाज आने के अगले ही पल एक खतरनाक चमकीली आंखों वाली काली बिल्ली उसी शेल्फ से नीचे कूदी और कूदते ही धुएं में तब्दील होकर न जाने कहां गायब हो गई। इस घटना को सिद्धार्थ और गौरी दोनों ने ही ज्यादा तवज्जो नहीं दिया, लेकिन ये क्या, उस बिल्ली के शेल्फ से नीचे कूदने के बाद उसके साथ एक पेपर भी हवा में लहराता हुआ नीचे गिरा था। वो कागज था तो सफेद रंग का, लेकिन थोड़ा जला हुआ था। उस पर काली स्याही से कुछ लिखा हुआ था। वो कैसा पेपर था? वे दोनों दौड़कर उस पेपर को उठाने के लिए गए। जब उन्होंने गौर से देखा तो उसमें लिखी हुई थी एक पहेली, और वो पहेली थी, लुटेरों के साथ बने हो लुटेरे, हाथ कुछ भी नहीं आएगा, तस्वीर को हाथ लगाएगा तो पछताएगा। यूं तो वहां तक तू आसानी से पहुंच जाएगा, लेकिन जो होगा वो बाद में समझ आएगा। इस पहेली में बाकी सभी पहेलियों की तरह सिद्धार्थ को कोई क्लू नहीं दिया गया था, बल्कि यह सीधे सीधे एक धमकी थी। लेकिन ऐसी कोरी धमकियों का सिद्धार्थ पर कोई असर नहीं पड़ने वाला था। वैसे भी डरने से कुछ होने वाला नहीं था। लेकिन क्या सिद्धार्थ का उस शैतान की धमकी को हल्के में लेने का डिसीजन सही था? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। अब जब वो पहेली भी सामने आ गई थी और ढूंढने से कोई बुक भी नहीं मिल रही थी, तो लाइब्रेरी में वक्त बर्बाद करना बेवकूफी थी। दोनों ने और ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना फिर से फटाफट दूसरे कमरों में झांक कर देखना शुरू किया और जाकर उस तस्वीर के सामने फिर से खड़े हो गए। सिद्धार्थ ने सोचा, अगर जो तलवार उस तस्वीर में दिखाई दे रही है यही वो तलवार है जो उन लुटेरों को चाहिए, तो तस्वीर में तलवार अपने आप तो बाहर निकल कर आएगी नहीं, और उसे खोजने का कोई तरीका समझ भी नहीं आ रहा था। इसीलिए उसे सबसे पहले तो उस तस्वीर को छू कर देखना होगा, शायद इसी से कुछ बात बन जाए। जब सिद्धार्थ उस तस्वीर की तरफ कदम बढ़ाने लगा तो उस कमरे में बहुत जोर से बादल गरजने और बिजली कड़कने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज सचमुच कान के पर्दे फाड़ देने वाली थी। गौरी ने भागकर सिद्धार्थ को पकड़ लिया। अरे गौरी, छोड़ो मुझे, डरो नहीं, मुझे आगे बढ़ने दो। ये सब कुछ शैतान की चाल है। वो हमें डराना चाहता है, और वैसे भी हम लोग हवेली के अंदर हैं। अगर बिजली गिरी या बारिश भी होगी तो हमारा क्या नुकसान होने वाला है? सिद्धार्थ ने गौरी से कहा। वो कुछ नहीं, मैं थोड़ा डर गई थी, गौरी ने एक्सप्लेनेशन देते हुए कहा। तो क्या वो बादल गरजने की आवाज बेवजह थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके बाद जो होने वाला था वो बेहद खतरनाक था। एक बार दोबारा से वैसे ही बिजली कड़कने के साथ बादल के गरजने की कान फाड़ देने वाली आवाज सुनाई दी, और अगले ही पल न जाने कहां से मानो जैसे बादल फट गया हो। अचानक ढेर सारा पानी हवेली के उस कमरे में भर गया। शुक्र था उन दोनों को तैरना अच्छी तरह से आता था, लेकिन उस कमरे में जितना पानी था उसका लेवल 20 फीट से भी कहीं ज्यादा था। वो एक ऊंची और बड़ी हवेली थी। इतने गहरे पानी में वे दोनों कितनी देर तक तैर सकते थे? लेकिन परेशानी सिर्फ यही नहीं खत्म हुई। उस पानी के अंदर से न जाने कहां से बहुत छोटे छोटे कांटों से भरी हुई 2 बेल आई, और वे सिद्धार्थ और गौरी दोनों के एक एक पैर से लिपट गई। दर्द के मारे
दोनों का बुरा हाल हो रहा था और खुद उस बिल से छुड़ाने के लिए वो दोनों छटपटाने लगे थे। जहां हवेली के बाहर का माहौल अभी तक जैसे का वैसा बना हुआ था, इन दोनों पर यहां एक के बाद एक आफत की बारिश होते जा रही थी। गौरी के लिए वो दर्द और ज्यादा बर्दाश्त कर पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा था और इसके साथ ही पिछले लगभग 10 मिनट से तैरने की वजह से वो थक कर चूर हो चुकी थी, जबकि उनका एक पैर कटीली बेल से जकड़ा हुआ था तो तैरना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। हुआ भी ऐसा ही क्योंकि गौरी कमजोर पड़ गई थी। गौरी को उस बेल ने नीचे खींच लिया। पैरों में उस बेल की कांटे की चुभन को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और कमजोर होकर उसने हार मान ली। डूबने से पहले उसने अपने दोनों हाथ ऊपर खड़े कर दिए थे। तो क्या गौरी सचमुच मर रही थी? उसने यहां तक कि अपने हाथ पैर चलाना भी बंद कर दिए थे। पानी में अंदर डूबते ही गौरी का दम घुटने लगा, उसके पेट में पानी भरने लगा। सिद्धार्थ, जो कि अंडर वाटर स्विमिंग में एक्सपर्ट था, वो गौरी को इस तरह से डूबने कैसे देता? दर्द सहने की सिद्धार्थ की कैपेसिटी एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुकी थी। अगर उसने अगले 1 मिनट में कुछ नहीं किया तो गौरी नहीं बचने वाली थी और सिद्धार्थ ने एक पल भी जाया नहीं किया। जैसे तैसे दर्द बर्दाश्त करते हुए उसने खुद को पानी से ऊपर बनाए रखने की कोशिश की और पलटी मारते हुए अपने बैग में रखे खंजर को बाहर निकाला। उसने पानी के अंदर एक डुबकी लगाई और गौरी के बाल पकड़कर उसने उसे ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन गौरी को जैसे ही सिद्धार्थ का सहारा मिला, उसने सिद्धार्थ को कस के पकड़ लिया। अगले ही पल सिद्धार्थ ने खुद को छुड़ाया, क्योंकि ऐसे तो वो खुद भी डूब जाता, और उसने गौरी को खुद से दूर करके सिर्फ उसके बाल पकड़कर ऊपर लाया। पानी में दूसरी डुबकी लगाते हुए उसने गौरी के पैरों से उस बेल को काटा। वो खुद अभी भी उसी दर्द से तड़प रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने पैरों में जकड़ी हुई उस बेल को बाद में काटा। दोनों का खून भी काफी बह चुका था, लेकिन अब वे लोग उस कटीली बेल से आजाद थे। जैसे ही सिद्धार्थ ने खुद को और गौरी को उस बेल से आजाद करवाया, कमरे का वाटर लेवल अचानक से कम होने लगा। ये राहत की बात थी और थोड़ी ही देर बाद वहां का पानी लगभग गायब हो गया था। वो दोनों ही बहुत ज्यादा थक चुके थे। थोड़ी ही देर में दिन निकलने को था। कुछ देर के लिए तो हाँफते हुए वे लोग वहीं गीली जमीन पर लेट गए, लेकिन उन्हें अपने काम को आगे भी बढ़ाना था। लगभग 5 मिनट ठीक से सांस लेने और सुस्ताने के बाद वे दोनों दोबारा खड़े हुए। लगता तो ऐसा ही था, उस शैतान की तलवार उन्हें इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली थी, या शायद मिलने ही नहीं वाली थी। सिद्धार्थ उस तस्वीर के नीचे रखे टेबल पर चढ़ गया। टेबल पर खड़े होने के बाद वो लगभग अब उस तस्वीर के सामने पहुंच चुका था। वो तस्वीर काफी बड़ी थी। अगर वो तलवार तस्वीर से बाहर नहीं आ पाती, तब भी जिस हाइट पर सिद्धार्थ खड़ा हुआ था, वहां से उस तलवार के हैंडल को नहीं पकड़ा जा सकता था। वो उस टेबल से नीचे उतर गया और उसने गौरी की मदद से पास में ही रखे एक और छोटे टेबल को उस बड़े टेबल के ऊपर जमाया। तो तुम इस टेबल को नीचे से ठीक तरह से पकड़ कर रखना, मैं कोशिश करता हूं ऊपर चढ़कर उस तलवार के हैंडल तक पहुंचने की, सिद्धार्थ ने कहा। सिद्धार्थ और गौरी इस बात से अनजान थे कि वो शैतान अपना जाल बिछा चुका था। शैतान की तलवार जो वे दोनों हासिल करना चाहते थे, उसे वो इतनी आसानी से उन्हें नहीं सौंप देने वाला था। उसे तो बदले में उनकी जान चाहिए थी। हाँ, आपने सही सुना, वो शैतान उन लोगों की जान लेना चाहता था, क्योंकि वो तलवार उसके लिए भी बहुत खास थी। उस तलवार में ऐसी अद्भुत शक्तियां थी जिसके दम पर दूसरे कोई भी शैतान, भूत, प्रेत, पिशाच और कोई भी ताकत हवेली के उस शैतान के सामने नहीं ठहर पाती थी। सिद्धार्थ ने जैसे ही उस तस्वीर को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसे करंट का ऐसा जोर का झटका लगा कि वो टेबल समेत नीचे गिर गया। गौरी भी टेबल को नहीं संभाल पाई और खुद भी गिर गई। कुछ देर तो सिद्धार्थ कमर और सिर में अंदरूनी चोट और कलाई में आई मोच की वजह से वहीं जमीन पर लेटा रहा। उसे बहुत दर्द हो रहा था। अब उन दोनों ने जब ऊपर उस तस्वीर की तरफ देखा तो उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे उस तस्वीर में बहुत तेज आग की लपटें दिखाई दे रही है। तो क्या उस तस्वीर में सचमुच आग लग गई थी? नहीं, ये तो सिर्फ उस शैतान का पैदा किया एक वहम भर था। किसी एक उपाय से
उस शैतान को काबू कर पाना तो आसान नहीं लग रहा था, तो फिर ऐसा क्या किया जा सकता था जिससे उस तस्वीर से वो तलवार खुद ब खुद बाहर निकल आए और वो शैतान कुछ देर के लिए शांत हो जाए। जब सिद्धार्थ और गौरी इस बारे में सोच ही रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि वो तलवार तस्वीर से उभरकर बाहर निकलते हुए दिखाई दे रही थी। उस गुस्सैल आदमी की वो तस्वीर बिल्कुल किसी आम तस्वीर के जैसी थी, लेकिन अभी वो 3D इमेज में तब्दील होते जा रही थी। तो क्या यही तलवार थी जिसकी सिद्धार्थ को तलाश थी? क्या यह शैतान का पैदा किया हुआ भ्रम था? क्या सिद्धार्थ आसानी से वो तलवार ले जाकर उन लुटेरे भूतों के हाथों में दे देने वाला था? जानने के लिए सुनते रहिए।